हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं करण भट्ट और मेरी यूट्यूब चैनल में अगेन आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड की सोशल साइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और स्टैंडर्ड 10th के सोशल साइंस का भी पर्टिकुलरली चैप्टर नंबर 10 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और जिसका ये वाला जो वीडियो है वो हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पेक्ट हुआ। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि 1991 में हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी, यानी कि एल से हम लोग ले लो कि लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन। उसके बाद पी से आप ले लो कि प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद जी से हम ले लेते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी पॉलिसी हम लोगों ने 1991 में इम्प्लीमेंट की। अब बात करनी है कि ग्लोबलाइजेशन की पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट हुई। सबसे पहला, हमारे जो फार्मर्स थे उनको एक वर्ल्ड लेवल का मार्केट मिल गया। ठीक है, पहले वो लोग इंडिया में ही सेल करते थे, इंटर स्टेट सेल करते थे तो थोड़ा प्रॉफिट होता था। अब उनके पास वर्ल्ड लेवल का मार्केट हो गया है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इन सब चीज़ों की ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन का, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। पहले बहुत सारे नॉर्म्स थे जिसे फॉलो करने के लिए बहुत सारी सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ता था और लोग उसे एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस समझते थे और इसीलिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते थे। अब ग्लोबलाइजेशन अपनाने के बाद ये सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो गई। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया। कॉटन, चिलीज आर and till are now available in Chinese markets and various fruits from world are now available in Indian market। ठीक है, तो पहले क्या था कि कॉटन, चिलीज वगैरह वगैरह को जो चीज़ें थी वो सारी की सारी आप इंडिया में ही देखने को मिलती थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपको चाइनीज़ और अदर फॉरेन मार्केट्स में भी देखने को मिली। और साथ ही साथ वेरियस फ्रूट्स, आप देखो ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह वगैरह इंडिया में नहीं आता था। ड्रैगन फ्रूट्स का कभी नाम भी नहीं सुना होगा आपने, लेकिन वो सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से। उसके साथ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी सीड्स जो है वो भी हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा इंडिया में सेल करना शुरू हुआ। अब इसका क्या मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी कि इसे एक पर्टिकुलर लैब में बनाया जाता है और इसकी जो आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो कम पानी में भी ज़्यादा प्रोडक्शन विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आप कह लो कि यहाँ पे सारे के सारे प्लस प्लस ही है बीटी सीड्स के, बहुत कम आपको माइनसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक और चीज़ क्या हुई, ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई, इसके कारण आपकी जो फार्मिंग थी वो बिट कॉस्टली बन गई। ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मल क्रॉप्स, नॉर्मल सीड के मुकाबले बीटी सीड्स थोड़े महंगे आते हैं आपके, तो इस हिसाब से आपकी फार्मिंग कॉस्टली बन जाएगी। साथ साथ हमारे कॉटन और मेजे जो प्रोडक्ट थी, क्रॉप थी, उसका भी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। साथ साथ इसका जो इम्पोर्ट था वो स्मूथर हुआ। डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स थे उनको कंपटीशन भी मिली, क्योंकि अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप इंडिया में रहोगे तो आपको कंपटीशन देने वाले इंडियंस होंगे, लेकिन आप वर्ल्ड लेवल की बात करोगे तो वर्ल्ड लेवल पे आपको हर एक कंट्रीज़ के साथ, हर एक प्रोड्यूसर्स के साथ आपको कंपटीशन देखने को मिलेगी। तो एक गुड कंपटीशन, एक बेस्ट कंपटीशन आप जो कह सकते हो वहाँ यहाँ पे मिला। उसके साथ साथ हमारी जो कुछ प्रोडक्ट्स थी उन प्रोडक्ट्स ने ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा कामकाज दिखाया कि हम लोगों ने उस चीज़ों की पैटेंट भी रजिस्ट्रेशन करवा दी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पैटेंट भी हमारी रजिस्टर करवा ली कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इंडियंस की पैटेंट है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शन एज नेशनल पैटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बनाई है और उसे आप चाहते हो कि सिर्फ इंडियंस के ही अधिकार में रहे कि वो किसे सेल करना चाहते हैं, किसे नहीं सेल करना चाहते हैं, तो आप उसे पेटेंट करवा लो ताकि वर्ल्ड में भी कोई आपके इस पर्टिकुलर चीज़ की कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर कॉपी करना चाहता भी हो तो उसे पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी तभी, ठीक है, वरना वो आपकी कॉपी नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से पेटेंट करवाना ज़रूरी है। ग्लोबल मार्केट पे कंपटीशन को फेस करने के लिए इंडिया ने भी, ऐसा नहीं कि भाई कुछ नहीं किया, इंडिया ने भी अपने लेवल पे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की, क्वालिटी पे कंसंट्रेट किया। ठीक है, एक सीरीज ऑफ प्लान्ड स्टेप लिए गए, ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सोलिडारिटी ऑफ पीपल इंक्रीज़ किया जाए। साथ ही साथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के सामने जो हमारी फ्यूचर डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है उसको भी ध्यान में रख के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लिया गया। उसके साथ साथ
ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एग्रीकल्चर पर ध्यान हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी आपको मेंटेन करना है, तो वो भी एग्रीकल्चर से इन लोगों ने प्रिपेयर किया, उन्होंने अचीव किया। और साथ ही साथ इंडिया को सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उसके बेसिस पे भी हम लोगों ने अपने आप को सक्षम बना के रखा हुआ है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ही अच्छे वे में समझ आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे वे में, प्रिसाइज वे में हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियो में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको समझ पड़े ऐसा वीडियो मैंने ट्राई किया है। तो गाइज़ प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और जो भी कमेंट करना चाहता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दे, ताकि मुझे भी है थोड़ा प्रमोशन मिल जाएगी। नहीं भाई, बच्चों को देख रहे हैं और उन्हें अच्छा भी लग रहा है, पसंद भी आ रहा है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब तो बिना भूले करना है आपको। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।